दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को हंगामे और अहम फैसलों के साथ शुरू हुआ। पहले दिन के इस सत्र में अवैध निर्माण और ओजोन क्षेत्र को लेकर खूब चर्चा हुई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जमकर सवाल दागे, जिसका सरकार ने जवाब दिया और एक ऐसा फैसला लिया जिसने 30 लाख की आबादी को सीधा राहत दे दी। क्या है वो फैसला, और इस पर विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इसी से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजधानी में ओजोन का मुद्दा महीनों से चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। सत्ता पक्ष जो इसे अवैध निर्माण पर कार्रवाई बता रही है, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर गरीबों के आशियाने उजाड़ने का आरोप लगाता रहा है। और ये मुद्दा केवल सड़क तक सीमित नहीं रहा, ये विधानसभा में भी गूंजा, जहां सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने के लिए मिली। सदन की कार्यवाही के दौरान अवैध निर्माण ढहाए जाने के मुद्दे पर चर्चा के क्रम में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ओजोन क्षेत्र में लगभग 30 लाख की आबादी निवास करती है। इस आबादी के घर न टूटे, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ओजोन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और वहां रह रहे लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि इसका घर टूटेगा, उसका घर टूटेगा, ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। 10 साल तक ये केस था वहां पर, और इसमें से कोई भी इस विषय पर अगर आप अब मेरी बात को पूरा सुनिएगा, हमने आपकी बात में कुछ नहीं बोला बीच में, और क्योंकि गंभीर विषय इसमें आरोप प्रत्यारोप करने का कोई लाभ भी नहीं है। मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस सदन के अंदर भी कह रहे हैं, सदन के बाहर मुख्यमंत्री महोदया ने स्वयं की है कि एक भी घर जो बना हुआ है, जिसको आप ओजोन बोले या कोई भी है, यमुना की जमीन बोले, कुछ भी बोले, ऑन रिकॉर्ड इसमें 30 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली के रहते हैं। इनमें से किसी के घर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग कह रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस फैसले का कितना फायदा मिलेगा। ओजोन पर सरकार का क्या फैसला? विधानसभा में मंत्री कपिल मिश्रा का ऐलान, ओजोन क्षेत्र में अब नहीं टूटेंगे घर, 30 लाख आबादी को बड़ी राहत, घरों को बचाने का हो रहा प्रयास। हालांकि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष द्वारा लगातार बाधा डालने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हंगामे के चलते विधानसभा स्पीकर ने आम आदमी पार्टी के विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार, विशेष रवि, जरनैल सिंह और सोमदत्त को मार्शल के जरिए सदन से बाहर करवा दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी हुई। जिस पर विधायक संजीव झा का कहना है कि जिन कॉलोनियों को संरक्षण मिला था उनको तोड़ा गया। अब ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जनता को लीगल आश्वासन देना चाहिए। कह देने से काम नहीं चलता है, जनता इनके आश्वासन को लेकर कोर्ट नहीं जाएगी। डीडीए ने उसी सब कॉलोनियों को 2019 में प्रोटेक्शन दिया था, और लगातार कोर्ट के पूछने के बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज डेमोलिशन हो रहा है। मंत्री जी जवाब दे रहे थे, उनके विधानसभा में डेमोलिशन हुआ, शर्म तो आती नहीं है उनको कि डेमोलिशन जहाँ हुआ वहां तो खड़े नहीं हुए, यहाँ सदन को गुमराह कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं मेरा आश्वासन है जी, मेरी गारंटी। तेरी गारंटी का क्या होगा? लीगल गारंटी दो, तुम्हारी गारंटी नहीं चाहिए। तुम्हारी गारंटी लेकर कोर्ट नहीं जाएंगे लोग, लीगल गारंटी दोगे तो कोर्ट जाएंगे। और क्या कहते हैं, नया मकान की गारंटी नहीं है, पुराने मकान में। क्यों भाई, कुछ दिन नए मकान की गारंटी क्यों नहीं है? अगर मान ली किसी का परिवार बढ़ा, घर तोड़ के घर बनाया, तुम घर बनाने नहीं दोगे? अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि ओजोन में कितने घरों पर तलवार लटक रही थी। कितने घरों पर लटकी थी तलवार? ओजोन में 94 कॉलोनियां चिन्हित की गई थी। लगभग 15 लाख घर चिन्हित बताए गए थे। चिन्हित किए गए 15 लाख घरों पर कार्रवाई नहीं हुई, चुनिंदा स्थानों पर कार्रवाई की गई। यमुना बाजार क्षेत्र में 310 आवासीय ढांचों को नोटिस, मिलन विहार, कालिंदी कुंज में अतिक्रमण हटाया गया। सरकार के आश्वासन के बाद जहां ओजोन के निवासी राहत लेंगे, तो वहीं पर लोगों के मन में डर के साथ कई सवाल भी हैं कि क्या सरकार नए घरों का निर्माण करने देगी और क्या ये राहत आने वाले समय में भी बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस मुद्दे का चर्चा कर रुख करने से पहले कुछ सवाल हम आपके सामने रखेंगे और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि क्या ओजोन में सुरक्षित रहेंगे आशियाने? सवाल ये भी कि विधानसभा में सरकार ने क्या पक्ष रखा, और सवाल ये कि अब ओजोन में कैसे होगा काम। सवाल ये भी कि पुराने घर नहीं टूटेंगे तो क्या नए घर बनेंगे? ये भी बड़ा सवाल है और ये चारों सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे पूरी चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को तराशेंगे। ओजोन में सेफ आशियाने, घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर, या आश्वासन तो दिया गया, लेकिन विपक्ष दूसरी तरफ इसे लीगल गारंटी के तौर पर देख रहा है, लीगल गारंटी मांग रहा है। सवाल यही है कि 94 कॉलोनियां जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिसमें लगभग 15 लाख घर बताए जा रहे हैं कि जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ कुछ चुनिंदा जगह हैं, चुनिंदा स्थान है जहां पर कार्रवाई होगी। यमुना बाजार क्षेत्र में 310 आवासीय ढांचों को नोटिस दिया गया है, जिसमें मिलन विहार, कारिंदी कुंज में भी अतिक्रमण को हटाया गया है। अब ओजोन का मुद्दा ऐसा नहीं है आज या कल का है, ये दिल्ली में काफी दिनों से ये मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी पर जमकर हमें सियासत देखने को मिल रही है, बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। विपक्ष जमकर इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है, लेकिन आज जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर आश्वासन दिया, उस आश्वासन के बाद भी फिलहाल आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि आश्वासन से क्या होगा, लीगल गारंटी चाहिए। तो सवाल यही है कि ओजोन वाले क्षेत्रों में अब आगे क्या? ओजोन पर सरकार का फैसला तो सामने आया है। अब चलिए चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ तो कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। आदिश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। रॉय तपन भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रॉय तपन भारती जी, मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ओजोन का मुद्दा ये एक दो दिन का मुद्दा नहीं है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली में काफी दिनों से ये मुद्दा उठा हुआ है ओजोन का। आज जब सदन में इस बात को लेकर आवाज उठी, जवाब मंत्री की ओर से दिया गया, तो क्या मान लिया जाए कि जो मौखिक आश्वासन दे दिया गया है ये पर्याप्त होगा? विपक्ष तो क्योंकि इसको लेकर निशाना साध ही रहा है, लेकिन आम जनता का क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ओजोन पर जो लाइन दिख रहा था, लाइन ऑफ एक्शन दिख रहा था सरकार का, वर्तमान सरकार का, लगता है कि वो अपने रुख से पलट गई है। अब वो ओजोन में जो निर्माण हुए हैं उसको संरक्षण देने का वायदा हो रहा है। मुझे लगता है कुछ सियासी खेल हो रहा है। ये जो 90,000 परिवार जो वहां रह रहे हैं, शायद उनके वोट का वैल्यू है, उसको आंका गया है या उसका मूल्यांकन हुआ है, इसका कुछ विधानसभा सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ना विधानसभा का इलेक्शन नजदीक है, ना लोकसभा का इलेक्शन नजदीक है, फिर भी सरकार इस तरह का बयान दे रही है कि जो मकान बन गए उन पर कार्रवाई नहीं होगी और आम आदमी पार्टी घेराबंदी कर रही है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की इस इलाके में अच्छी पकड़ पहले से बनी हुई है और अभी भी है। मेरा एक दृष्टिकोण है, मेरा एक आकलन है कि आम आदमी पार्टी का एक बढ़िया वहां पर वोट बैंक है। आम आदमी पार्टी ने हमले भी इस मुद्दे पर रेखा सरकार पर काफी किया, सवाल उठाए कि रेखा सरकार इन गरीबों का मकान क्यों उजाड़ रही है, ये इनके मकान वर्षों से है। तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि 1980 के बाद ये सब बसे, तो ये क्या कांग्रेस के जमाने में बसे? सबको पता है कि फ्लड एरिया में न अदालत की अनुमति है, न प्रशासन की अनुमति है, फिर भी ये राजधानी दिल्ली में ये लगातार एक एक कर बनते गए और कई मकान तो इतने विशाल बने हुए हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला, और कई मकान तो फार्म हाउस की तरह वहां दिखाई पड़ते हैं। तो बना किनके वजह से? सरकार में बैठे हुए लोगों का प्रोत्साहन था, पॉलिटिकल पार्टियों ने सपोर्ट किया। वो कांग्रेस का जमाना रहा हो या आम आदमी पार्टी का जमाना रहा हो या बीजेपी का रहा हो, मेरा तो मानना है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने ही शह दिया। और ये जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जो जमीन का प्लॉट बेचते हैं, ये अवैध रूप से जो बेचा, ये किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। इनकी गाड़ियों पर स्टिकर लगा रहेगा, पार्टियों का सिंबल लगा रहेगा। ये इन्होंने पूरी तरह से एक तरह से
फ्लड एरिया में मकान बनाकर दिल्ली में बाढ़ लाने की नौबत पैदा की। फ्लड एरिया में मकान क्यों नहीं होना चाहिए? उसके पीछे पर्यावरण का दृष्टिकोण है। पहली बात है कि दुनिया में कहीं भी जो नदी होती है, जो फ्लड एरिया होता है, वहां पर मकान बनाने का परमिशन नहीं होता है। ये समस्या नोएडा में भी है। नोएडा में जो गाजियाबाद से जो हिंडन नदी नोएडा होकर गुजरती है, तो गाजियाबाद या दिल्ली नोएडा, वहाँ हिंडन नदी के किनारे अवैध मकान बनाए हुए हैं। बिल्कुल, और एक बड़ा एरिया है नोएडा का भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है रायतप्पन जी, एक बड़ा एरिया है जो डूब क्षेत्र। और यहाँ तो लंबी इतनी माने यमुना नदी का क्षेत्र है कि आप ओखला तक चले जाइए, ओखला तक किनारे बसे हुए हैं। और इनको ध्वस्त करना एक तरह मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाई अदालत की मजबूरी है कि आप किसी के मकान को रातों रात उजाड़ देंगे, फिर ये कहाँ बसेंगे, कहाँ इनको ठौर मिलेगा, कहाँ इनको छत की छाया मिलेगी। तो ये बड़ा कठिन सवाल है कि क्या ओजोन क्षेत्र से इनको बाहर किया जाए या ओजोन क्षेत्र में रहने दिया जाए। ये सरकार को जल्दी फैसला करके अपनी राय, अपना फैसला क्लियर कट कर देना चाहिए कि ओजोन क्षेत्र में रखना है या नहीं रखना है। ठीक है अवधेश जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, सरकार ने 30 लाख परिवारों को जो ओजोन में बसते हैं उन्हें एक राहत का आश्वासन तो दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो आश्वासन है इसके लिए क्या कोई ठोस रोड मैप, लीगल एक्शन, लीगल जो मांग रही है आम आदमी पार्टी, वो कोई रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है या इसे सिर्फ एक राहत के तौर पर देखा जाए? देखिए दीपिका जी, यदि हम पहले विपक्ष की बात करेंगे, दिल्ली में विपक्ष है आम आदमी पार्टी का, वो ऐसा विपक्ष है जिसने सरकार में रहते हुए किसी गरीब की नहीं सुनी, हमेशा गरीबों का हक मारने का काम। ठीक है, 50,000 फ्लैट खड़े हुए थे नरेला में, एक फ्लैट किसी गरीब को नहीं दिया। अगर वो किसी गरीब को मिल जाते, झुग्गीवासी को मिल जाते, तो शायद जो काम हो रहा है आज के समय वो नहीं होता उस समय, आज अभी जो होता। ठीक है, दूसरी बात देखिए, जो ओजोन क्षेत्र है, जो यमुना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ओजोन, उसके लिए पहले भी आज से 4 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी स्पष्ट किया था कि ओजोन के अंतर्गत आने वाली जो 94 कॉलोनी है उसमें कोई भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा, पुराना मकान जो बना हुआ है। लेकिन जो बिल्कुल यमुना के किनारे बने हुए हैं, जहां ये खतरा रहता है कि यदि बारिश होती है तो यमुना जी का जल स्तर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वहां कुछ ना कुछ अनहोनी होने के चांस रहते हैं। उस जगह पर यदि कोई अतिक्रमण किया है उसको हटा देना चाहिए, उसको कहीं और जो है जगह दे दी चाहिए। ठीक है। और एक बात बताओ, ये बात आज हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है कपिल मिश्रा जी ने सदन के पटल पर भी स्पष्ट कर दी। इस प्रकार से ये आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। ये इस बात का जवाब दें कि जब दिल्ली में इनकी सरकार थी, गरीबों के लिए क्या काम किया इन्होंने, कितने गरीबों को मकान दिए, जो भी गरीबों को मकान दिए, जो हमारा वायदा था जहां झुग्गी वहां मकान, वो हमने पूरा किया। झुग्गी वासियों को हमने 60,000 से ज्यादा मकान दिए, 3 लाख ज्यादा मकान देने के लिए काम कर रही है दिल्ली भाजपा सरकार। 50,000 जो फ्लैट जो खंडर बना दिए थे केजरीवाल ने अपने शासन में, 11 साल शासन किया था दिल्ली में, 11 साल सरकार चलाई थी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, लेकिन उन 11 साल में जो 50,000 जो फ्लैट खड़े हुए थे नरेला में, वो पूरी तरह से खंडर बना दिए। वो भी सरकारी फ्लैट थे, किसी और के तो थे नहीं, केवल अपनी सत्ता के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, ताकि उसमें किसी और का नाम ना हो जाए। मैं अपने नाम से बेचूंगा तो कोई बेचने नहीं दे रहा था, तो वो उन्होंने जो बंद कर दिया वहां पर कि भैया मैं तो ये अपना इसे करूंगा नहीं क्योंकि मेरा नाम ही नहीं होगा इसमें। तो हमेशा जो है आम आदमी पार्टी ने गरीबों का हक मारने का काम किया है। दिल्ली भाजपा सरकार पूरी तरह से दिल्ली के एक एक निवासी के साथ है और पूरी तरह से दिल्ली वासियों को सुरक्षा सुविधा देने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ दिल्ली भाजपा सरकार काम कर रही है। किसी का घर तोड़ने काम नहीं कर रहे, हम घर बसाने काम कर रहे हैं, नए घर देने काम कर रहे हैं। जो मैं बता दूं, अभी जो झुग्गी पुनर्वास से नीति है 2026 दिल्ली भाजपा सरकार की, उसके तहत 3 लाख नए मकान दिए जाएंगे लोगों को। सर लीगल गारंटी का क्या, जो लीगल गारंटी की मांग की जा रही है, एक अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को छोड़ दिया जाए, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको रोज इस बात के जो कह सकते हैं एक नाइटमेयर आ रहा होगा कि कहीं वो भी तो इस जद में नहीं आ जाएंगे, उनके घर पर भी तो कल कहीं बुलडोजर नहीं पहुंच जाएगा, कहीं वो कोर्स ऑफ एक्शन उन्हें भी तो नहीं झेलना पड़ेगा।
नहीं, दीपिका जी बिल्कुल स्पष्ट कहना है दिल्ली सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, और आज देखिए कपिल मिश्रा जी ने भी सदन पटल पर कहा है कि जो भी यमुना बाढ़ प्रभावित ओजोन क्षेत्र है, जिसमें 94 जो कॉलोनी आती है, 94 कॉलोनी आती है, उनमें कोई भी पुराना मकान नहीं तोड़ा जाएगा, किसी तरह का कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण कर दिया है। उसके बावजूद जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसे एक बार मैं पूछना चाह रहा हूँ दीपिका जी, ठीक है, फिर वही समझते हैं ना कि अगर स्पष्टीकरण इतना सटीक रहा है, ठीक है अवधेश जी, अगर स्पष्टीकरण इतना सटीक रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है? वैभव जी, किस तरह की लीगल गारंटी की आप लोग मांग कर रहे हैं? मंत्री सदन की पटल में बोल रहे हैं कि आश्वासन दिया जा रहा है, आपके नेता सदन के बाहर कह रहे हैं कि आश्वासन से क्या होता है, लीगल गारंटी चाहिए, लीगल प्रोसेस चाहिए। किस तरह की लीगल गारंटी आप मांग रहे हैं? जी आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। पहली बात तो इनके बोलने पर देश और दिल्ली की जनता रत्ती भर विश्वास नहीं करती। इनके बोलने का हम अचार थोड़ी नहीं डालेंगे। दिल्ली की जनता देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इनका मैं पॉइंट पे आने से पहले एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी के प्रोटेस्ट में इन्होंने लिखित आश्वासन दिया था सोनम वांगचुक जी को, सीजेपी के लोगों को, कि किसी पे भी हम एफआईआर नहीं करेंगे बच्चों के ऊपर। लिखित आश्वासन जो था एफआईआर वो विड्रॉ करेंगे। दूसरा, इन्होंने बोला था कि हम इनको सबको 1-1 करोड़ कंपेंसेशन देंगे। सहमति बनी थी, आप सब लोग ने दिखाया था। क्या हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, अभी इन्होंने क्या बोला था कि हम एक तो आ रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, एकदम थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, एक सेकंड। दीपिका जी, एक तो इनको नहीं अवधेश जी सुन लीजिए पहले सुनिए। अवधेश जी, आपका जो काउंटर होगा अपना काउंटर रखिएगा, पहले सुन लीजिए, जरूरी है, सुनिए भी। मैं मानती हूँ कि आप उनकी बातों से असहमत भी होंगे, अपनी असहमति जरूर आप दर्ज कराएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए। वैभव जी, तो हाँ जी, तो मैं फिर कह रहा था, दूसरा इन्होंने क्या बोला था कि हम पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे। जिस दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली हियरिंग थी दीपिका जी, आपको पता है सीबीआई का वकील ही गायब हो गया और वो फर्दर आगे के लिए डेट मिल गई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इतने झूठे मक्कार लोग हैं, इनकी बात पे डेला भर किसी को विश्वास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, लगभग आपने भी आकलन दे दिया और राय तपन भारती जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा इसका आकलन करके दिखाया। लेकिन लगभग 12 से 15 लाख लोग और लगभग उतने ही परिवार यहाँ पर इन पूरे जोन में, जो पूरा वजीराबाद से लेकर उपला तक जो पूरा स्ट्रेच जाता है, ये देखिए, ये मसला पुराना चल रहा है। हमने ये बोला, हमने खाली आपसे सदन में क्या बोला कि आपने बोला है, और बार बार ये कपिल मिश्रा जी, रेखा गुप्ता जी, जितने लोग हैं, ये सब चीख कर क्या बोल रहे हैं, एक मकान हम टूटेगा नहीं, एक भी पुराना मकान टूटेगा नहीं। मैं बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से दीपिका जी आपसे बोल रहा हूँ और चैलेंज करके बोल रहा हूँ, मैं कल 50 मकान तोड़े गए हैं, गिराए गए हैं, एग्जिस्टिंग मकान या जिनका रिनोवेशन हो रहा था, जिसमें मेंटेनेंस का काम हो रहा था, ऐसे 50 मकान गिराए गए हैं पिछले 2-3 दिनों में। और अगर इस बात को साबित नहीं किया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं कल आऊंगा नहीं कल से डिबेट पे। और अगर ये बात सच हुई तो ये जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के आपके चैनल पे झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, वो कल से डिबेट पे नहीं आएंगे। चैलेंज, अगर हिम्मत हो बीजेपी के लोगों को, हिम्मत स्वीकार करो, मैं डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दूंगा, अरे अब एक सेकंड, बात कंप्लीट हो जाए, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दूंगा कि किस तरीके से आपके बोलने के बावजूद, आपके रोने चिल्लाने के बावजूद वहां पर लगातार मकान ढहाए जा रहे हैं। इतना बहुत ही दिक्कत, इतना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट के आदेश के बाद से जो एक ब्रॉडली सहमति बनी कि फर्दर नए जो मकान बनेंगे वो मकान वो नहीं होने चाहिए, और शब्द बाय शब्द हम भी आपके साथ इसके दिल्ली सरकार के साथ खड़े। लेकिन जो लोग 30-30, 40-40 साल से वहां पर रह रहे इस फ्लड, आप उनके मकान कैसे तोड़ सकते हैं?
पर वैभव जी सवाल तो अब यहाँ पर अगर सब एक अच्छा मुद्दा है, आप भी उठा रहे हैं 30-30, 40-40 साल को, मैं तो किसी सरकार को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को फेवर कर रही हूँ, पर 30-40 साल सरकार में तो पिछली सरकारों पर भी तो इस पर ठीकरा फूटता है ना कि आखिर आबादी वहां पर बसी कैसे। खैर मैं आपको भी पूरा दोष नहीं दूंगी इस चीज में। दीपिका जी फिर तो हम इस पे भी जाएंगे कि दिल्ली में झुग्गियां कैसे बसी, आएंगे ना फिर कि वो नहीं। देखिए द पॉइंट इज दीपिका जी वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, हमको स्टार्टिंग पॉइंट रखनी पड़ेगी। आप ये बताइए आपने वजीराबाद में, आपने दरियागंज में देखा ना कि बीजेपी के लोगों ने क्या बोला, रेलवे कॉलोनी के किनारे है, यहाँ किनारे ये सब ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आड़े मारे हैं कि कई हजारों लोगों को बेघर कर दिया, झुग्गियां तोड़ दी। मैं बोल रहा हूँ अगर इस तरह से हम कार्रवाई करते जाएंगे तो आधी दिल्ली साफ हो जाएगी दीपिका जी। वैभव जी तो क्या हम उसके लिए बैठे हैं? ठीक है, अगर डेवलपमेंट के नाम पर अगर कुछ हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई स्थायी एक पुनर्वास की, हम कहते हैं रीलोकेशन की एक अगर कोई नीति होती तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी भी तरह का किसी को भी, चाहे विपक्ष हो। नहीं मैं बोल रहा हूँ दीपिका जी रिलोकेशन का कोई पैटर्न बने, उस पे सामूहिक डिस्कशन हो, कोई मोस्ट वेलकम, आप लगे तो उस पे डिस्कशन। लेकिन आप इससे जैसे झुग्गियों के समय भी हमने दरियागंज में बोला था, आपने 500 लोगों को कर दिया, 200-250 लोगों को मकान दे दिया, 200-250 लोगों को बेघर छोड़ दिया। अरे ऐसे कैसे मानवता मर गई है बीजेपी के लोगों के मन में? अगर आप जिस लोगों में इस बरसात में दीपिका जी आप सोचिए, लगातार सुबह से बारिश हो रही, कहाँ जाएंगे वो लोग? वो अपना ठिया कहाँ बनाएंगे कि पूरी बरसात में उनके पास छत नहीं है रहने के लिए, बच्चे हैं छोटे छोटे, बुजुर्ग हैं घरों में, माताएं बहनें कहाँ जाएंगी वो? चलिए ठीक है, एक बहुत छोटा सा काउंटर अवधेश जी दीजिएगा, उसके बाद मैं आदेश जी का रुख करूंगी। बहुत छोटा सा काउंटर इस पर दीजिएगा सर। बिल्कुल, देखिए पहली बात वैभव जी ने कहा कि जो प्रोटेस्ट की बात हुई थी, सीजेबी प्रोटेस्ट जो चल रहा था जंतर मंतर पर, उसमें लिखित में दिया गया कि किसी भी स्टूडेंट पर कोई FIR नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट पर किसी भी FIR नहीं हुई, लेकिन जो 2800 से ज्यादा अपराधी किस्म के लोग उसमें थे, जिसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने दी है। हाँ नहीं वो तो बीजेपी वाले थे, जितने भी अपराधी उसमें आए थे वो सब बीजेपी RSS वाले थे। उस पे कार्रवाई करो, उन बीजेपी वालों पे कार्रवाई करो। चलिए ठीक है, उस मुद्दे पर आज नहीं जाते हैं, जिस दिन डिस्कशन होगा ना सर उस पर करेंगे। ठीक है आदेश जी, ठीक है आदेश जी मैं लौटूंगी आपके पास में। आदेश जी, ओजोन के मुद्दे पर मैं तो सबसे पहले कांग्रेस की राय जानना चाहूंगी कि अब जो पूरा ये मुद्दा गरमाया है, जिस तरह से इस पर एक तरफ आम आदमी पार्टी इसमें लीगल एक्शन मांग रही है, रिटर्न में मांग रही है चीजें, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? दीपिका जी सच्चाई ये है कि सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं और इसलिए उनको रेवेन्यू मिलता है कि कहीं ना सुविधा दें, उनके लिए चीजों का प्रोविजन करें और कैसे अच्छा और शिक्षित समाज हो और कैसे अच्छे से रह सके, ये सरकार का दायित्व होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि तमाम दायित्वों को ये सरकार मानती नहीं है, सिर्फ झूठ और फरेब बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान 221 जो हम लेके आ रहे थे, लगभग 11-12 तक हमने उसके ऊपर कंप्लीट काम कर लिया था। 2001 से काम शुरू होना था, लेकिन क्योंकि उस वक्त वाजपेयी साहब की सरकार थी और जगमोहन जी यूडी मिनिस्टर थे, तो उस पर किन्हीं कारणों से काम नहीं हुआ, वो तो ये बताएंगे। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो हमने मास्टर प्लान पे काम करना शुरू किया और जो ये जहां झुग्गी वही मकान, ये स्कीम भी हम उसी प्लान के तहत लेके आए थे। इसी के तहत हमने जो कालका जी के अंदर कुछ महापूर्व प्रधानमंत्री जी ने वो चाबियां बांटी थी अशोक विहार में, ये उसी स्कीम का हिस्सा था। कालका जी वाले फ्लैट जो बनाए गए तो राजीव रतन आवास योजना के नाम से थे, उनका उद्घाटन राहुल गांधी जी ने किया था और सुभाष चोपड़ा वहां से विधायक थे, मैं भी उसका साक्षी था उस उद्घाटन समारोह में जो है। उसके बाद वजीरपुर बनाए जो 1600 कुछ ये मकान थे, ये यूडी मिनिस्टर हमारे उस वक्त अजय माकन जी थे, उन्होंने इनका उद्घाटन किया था और बाद में 10-12 सालों तक ये मिले नहीं लोगों को। जहांगीरपुरी के पास भी भलसवा में बनाए गए, वो भी वो नरेला में जो अवधेश जी बता रहे थे, ये 47,782 मकान पूरी दिल्ली में शीला दीक्षित जी ने राजीव रतन आवास योजना के तहत बनाए और गरीबों को चिन्हित करने के बाद बनाए। उनकी एलोकेशन की हुई थी, कहां पे किसको लेके आएंगे। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार आ गई, उन्होंने उनका नाम बदल के कर दिया मुख्यमंत्री आवास योजना, मिला किसी को एक मकान नहीं।
तो ये शुरुआत हमने इसलिए की थी कि जैसे हम सरकार में आए, सरकार में आने के बाद हमने बलसवा जहांगीरपुरी जे कॉलोनी बसाई थी और लोगों को प्लॉट दिए थे, लोगों ने अपने मकान वहां पे बनाए जो पहले का कॉन्सेप्ट था। लेकिन हमने महसूस किया और सर्वे करवाया कि सर्वे में पता चला कि हमें इतने मकानों की आवश्यकता है, तो इतने प्लॉट तो हम दे नहीं पाएंगे, तो हमने 4 मंजिले फ्लैट बनाने का प्रोविजन किया गरीबों के लिए। योजना का नाम दिया था राजीव रतन आवास योजना। तो एक तो वो प्लान था जो ये पूरी तरह से 50,000 मकान लगभग खंडर हो गए, सरकार को दोबारा रिपेयर शिपेयर करके देने पड़ेंगे, लेकिन जरूरतमंद लोगों को नहीं मिले। उसके बाद जो मास्टर प्लान आया था, मास्टर प्लान में हमने दिल्ली के अंदर 50 लाख मकानों को प्लान किया, जो है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना के दूसरे जो सेक्टर वाइज पूरी दिल्ली का जो हमने डिवीजन किया जोन वाइज जो है, तो 50 लाख मकानों का प्रोविजन किया, सारी चीजें लेके चले। लेकिन हम सरकार से बाहर हो गए और सरकार से बाहर होने के बाद जो है वो आज तक कोई झुमका तो ही पड़ा, उसके ऊपर कहीं कोई काम नहीं हुआ। लेकिन उन 50 लाख को इन्होंने घटा के 25 लाख कर दिया। तो होता क्या है कि हमारी टाउन प्लानिंग और हमारा यूडी डिपार्टमेंट मिलकर ये तय करता है कि दिल्ली का किस तरह से लोग आ रहे हैं, कितने मकान हमें चाहिए और किस तरह से इनके लिए प्रोविजन करेंगे। तो ये सब मास्टर प्लान का हिस्सा होता है। अभी हमारे साथी बता रहे थे ओजोन की बात, तो ओजोन में कल भी तोड़फोड़ हुई है। तो ये सरकार जो जगतपुर गांव के अंदर 25-30 साल पुराना मकान था, 3 कमरे बने हुए थे, 8-10 फुट की बाउंड्री की हुई थी, लेकिन वहां भी कल भी तोड़फोड़ हुई है। सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। माफ करना, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। पिछले दिनों झुग्गियों को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन तमाम झुग्गियों को तोड़ते रहे। वो तो भला हो राहुल गांधी जी का, और उस वक्त भी पार्लियामेंट का सेशन था, राहुल गांधी जी वजीरपुर की झुग्गियों में आए और वहां पे आने के बाद उन्होंने जो उस बात को जाके पार्लियामेंट में उठाया तो कई झुग्गी वालों को राहत मिली। अन्यथा कहने के लिए कि जहां झुग्गी वही मकान और छोड़ेंगे किसी का कुछ नहीं। तो इस तरह की ठीक है आदेश जी, ठीक है, मैं आपके पॉइंट्स पर भी मैं जवाब लूंगी अभी अवधेश जी से, लेकिन इस बीच पहले एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को पहले बड़ी जानकारी दे देते हैं। दिल्ली में इस वक्त बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी है। जी हाँ, दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर जबरदस्त जाम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ITO, चाहे प्रगति मैदान, नेहरू प्लेस की बात करें, यहाँ पर घंटों से जाम लगा हुआ है। नेहरू प्लेस, नेहरू नगर, बारापुला में भी जाम की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह जलभराव हो रहा है। और ऐसे में बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो दावे किए गए थे जलभराव को लेकर, उनकी पोल खुलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बारिश हुई है और बारिश ने पूरी तरह से कह सकते हैं कि खतरे का अलार्म बजा दिया है। दिल्ली के ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर घंटों से जाम लगा हुआ है। प्रमुख इलाकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे ITO की हम बात करें, प्रगति मैदान की बात करें, नेहरू प्लेस की बात करें, नेहरू नगर की बात करें, बारापुला में भी काफी देर से लंबा जाम लगा हुआ है। जगह जगह देखिए जलभराव है और जलभराव की वजह से जो यातायात है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई घंटों से जो लोग अपने दफ्तरों से अपने घरों के लिए निकले हुए हैं, जरूरी काम से अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, वो इस घंटों के जाम में फंसे हुए हैं। एक बड़ी समस्या, बड़ी आफत बनकर बरसी है ये बारिश, और ये बारिश जो कि दिल्ली के अलग अलग जगहों में खतरे की घंटी बजा रही है। जलभराव की वजह से लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। तो आज सुबह से ही देखिए बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह से ही बारिश हो रही है, बारिश भी रिकॉर्ड तोड़ हुई है और उसके बाद जाम भी रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिल रहा है। हर जगह जलभराव, और जलभराव के बाद जो जाम की तस्वीरें हैं, जो सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। पूरी तरह से फुल स्टॉप लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है। देखिए आप किस तरह से खचाखच आपको सड़कें जो गाड़ियों से सराबोर नजर आएंगी। ज्यादातर इलाके दिल्ली के जहां पर जलभराव हुआ है, 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं दिल्ली के अलग अलग इलाके की। पहली हम ITO की दिखा रहे हैं, दूसरी प्रगति मैदान की दिखा रहे हैं, तीसरी शिवाजी ब्रिज की दिखा रहे हैं, चौथी तस्वीर नेहरू प्लेस की है, 5वीं तस्वीर नेहरू नगर की है और 6वीं तस्वीर बारापुला की है। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, दिल्ली के अलग अलग कोने की। लेकिन
हर जगह आप देखेंगे कि इस तरह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो रुकी हुई है। ये दिल्ली का प्रमुख स्थल आप देख सकते हैं इंडिया गेट में भी इस वक्त देखिए झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बाद क्या कुछ हालात हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये अभी हम लाइव तस्वीरें आपको कर्तव्य पथ की दिखा रहे हैं, जहां देखिए अभी भी जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बारिश का मौसम, झमाझम बारिश, और ये बारिश लोगों को गर्मी से राहत जरूर दिलवा रही है, गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन ये बारिश किस तरह से लोगों के लिए आफत बन रही है वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। राजधानी में झमाझम बारिश के साथ मौसम सुहाना जरूर हुआ है, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार पर जरूर इस बारिश ने ब्रेक लगा दी है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है, जलभराव हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली जहां मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दस्तक के साथ ही साथ आप देखिए कि दिल्ली में क्या कुछ हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग मौसम को देखिए एंजॉय करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ये आप देखेंगे कर्तव्य पथ की तस्वीरें, जहां पर भले ही बारिश हो रही है लेकिन इस बारिश में भी लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बाहर जरूर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो बारिश के ये हालात हैं राजधानी दिल्ली के। और चलिए अब एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं, जहां आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओजोन का जो मुद्दा है उस पर जो आज सदन के अंदर आवाज गूंजी, आखिर ये जो मुद्दा है ये कहां तक और कैसे कैसे आम जनता को इफेक्ट कर रहा है। राय तपन भारती जी, अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो प्रमुख तौर पर ये जो मुद्दा है ये एक तो एनवायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, दूसरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा। ऐसे में आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से सरकार की जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो किस लिहाज से होनी चाहिए? एक तो हम देखते हैं मानवीय पुनर्वास की हम जो बात कर रहे हैं, रिलोकेशन की बात कर रहे हैं, दूसरा एनवायरमेंट को बचाना एक चुनौती है। किस दिशा में कैसे आगे आपके हिसाब से कदम बढ़ाने चाहिए और जिस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं क्या आपको लगता है सही है और पर्याप्त है? देखिए दीपिका, आमतौर पर बारिश के मौसम में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो आप मान के चलिए कि 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। दूसरी बात है कि ये आदेश किसने दिया था, समझने की जरूरत है। दिल्ली सरकार और डीडीए का आदेश था? नहीं, ये आदेश एनजीटी का था। और दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये मसला उठा, दिल्ली हाईकोर्ट भी इस मामले को मॉनिटर कर रही है। चूंकि इस पर सियासी जंग छिड़ गया था, आम आदमी पार्टी ने घेराबंदी इतनी तेजी से की कि बीजेपी को लगा कि शायद ऐसा तबका जो मेहनत कश लोग हैं, जो आमतौर पर कौन बसे हुए हैं इस नदी के किनारे, जो बंगाल, बिहार, दूर दराज इलाकों से जो आए थे, वो दिल्ली की महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। तो सरकार ने तो कोई फैसिलिटी नहीं दी कि लेबर क्लास का आदमी कहाँ रहेगा, तो सस्ते मकान के चक्कर में नदी के किनारे अवैध प्लॉट लेकर बस गया, वहीं आशियाना उसने बसा लिया। उनमें से हो सकता है कि कुछ मकान बहुत बेहतरीन बने हो, लेकिन आमतौर पर गरीबों के ही मकान हैं। इन गरीबों का हमदर्द कौन है? हमदर्द तो राजनीतिक पार्टियों को होना चाहिए। एनजीटी का एंगल अलग है कि यदि मकान रहते हैं, हजारों मकान यदि रहेंगे, तो बाढ़ में जो नदी का उफान आता है और नदी का एरिया जो फैल जाता है, बाढ़ के एरिया में पानी फैलता है, 3 मकानों के कारण वो फैलाव नहीं हो पाएगा। तो फिर ये फ्लड कहाँ जाएगा? ये फ्लड आईटीओ पर आएगा, ये फ्लड दिल्ली के लाल किला के पास जाएगा। तो एनजीटी की चिंता है, और इस मसले पर जिसने याचिका दायर की थी उसने भी यही बात कही थी। तो ये मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली सरकार लिखित में कोई आश्वासन देगी कि लीगल हम आपको अधिकार देते हैं कि आप मकान से हम नहीं हटाएंगे, ऐसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि केस एनजीटी में चल रहा है। दूसरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक प्रावधान है कि आम आदमी को जीने का हक है। तो जीने का मतलब है उसे एक मकान चाहिए रहने के लिए। तो आमतौर पर कोर्ट मकान से बाहर निकालने की कार्रवाई भी जल्दी नहीं करती, उसके पीछे बड़ा मानवीय पक्ष। आपको याद होगा हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बहुत बड़ा एरिया, मतलब मुझे लगता है कि 2-4 किलोमीटर के एरिया में
लोगों ने मकान बना लिए अवैध तरीके से और लगभग 40 साल से वो अतिक्रमण है। हाईकोर्ट ने, नैनीताल हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि इन बस्तियों को हटाया जाए, जो कि रेलवे की जमीन है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण की कार्रवाई रोक दिया और अब तक रुका हुआ है। तो मैंने देखा है कि जो मकान अवैध रूप से बन जाते हैं, चर्चा और बहस होती है, सरकार भी कहती है कि नहीं हम एनजीटी के आदेशों का पालन करेंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिन लोगों ने बसाया, मेरी नजर में तो सर्वाधिक समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के जमाने में ही अवैध कॉलोनियां बसाई गई। और बहुत आप देखिए, अब जो हमारी जो दिल्ली की जो कॉलोनी बसी हुई है, उसकी सड़कों की हालत में जब जाता हूं तो बड़ी दया आती है। 15 फुट 12 फुट की चौड़ाई है। क्या दिल्ली की राजधानी में 12 फुट की चौड़ाई के मकान होने चाहिए? मैं जब जाता था उन इलाकों में, नजफगढ़ के इलाके में या विकासपुरी के आसपास के इलाके में, इन इलाकों में देखता था कि वो इलाका खेत था और खेत का प्लॉट बिक रहा है, सरकार खामोश बैठी हुई है। ये ज्यादा नहीं, 15-20 साल पहले की बात है। धीरे धीरे जब मैं हाल फिलहाल गया तो देखा कि मकान ही मकान है। उत्तम नगर के इलाकों में आप चल नहीं पाएंगे, ऐसा लगेगा कि हम बांग्लादेश के इलाके में आ गए हैं। तो हमारी जो अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग है ना, हमारे अर्बन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रायतपन जी की शहरीकरण कुछ ऐसा हुआ है कि आज आप जहां भी निकलेंगे आपको हर जगह कंक्रीट की इमारतें ही देखने को मिलेंगी और ये एक बड़ी समस्या भी बन चुकी है शहरीकरण के साथ साथ। अवधेश जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ आरोप विपक्ष की ओर से ये भी लगाए जा रहे हैं कि पहले लोगों को डराया गया और अब आश्वासन दिया जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए, अभी रायतपन जी भी इस चीज को कह रहे थे कि बैकफुट में आना, इस तरह का आश्वासन देना, कुछ आकलन किया गया एक एश्योरेंस की, जैसे अभी वैभव जी ने भी कहा कि हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि जो कहा जा रहा है वो सच में ग्राउंड लेवल पर वो सही होगा। आज से 2-3 दिन पहले का वो घटनाक्रम बयां कर रहे हैं कि अभी तोड़फोड़ हुई है। दीपिका जी, वैभव जी कुछ भी कहें, वैभव जी इस पार्टी से आते हैं, उसका काम केवल झूठ बोलकर राजनीतिक रूप से जनता को गुमराह करने का है और दूसरा कोई काम इनके पास बचा नहीं। इनका जो चरित्र है पूरी तरह से पहले दिल्ली की जनता ने समझा, उसने सत्ता से बाहर किया, अब पंजाबी जनता भी समझ रही है। इस बार की पंजाब से भी इनका सुपड़ा साफ होना है, ये बिल्कुल आप लिख लीजिए कोरे कागज में कहीं भी। तब अगली बार बैठेंगे डिबेट में जब पंजाब चुनाव के बाद, तब फिर बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये कह रहे 50 घर तोड़े गए। अच्छा एक बात बताइए दीपिका जी, यहाँ सभी बुद्धिजीवी बच्चे लोग बैठे हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा करना किसने बताया? पीडीए की 3 बीघा जमीन पर कब्जा करके आप पार्किंग चलाएंगे, आप नर्सरी चलाएंगे, वहीं रहेंगे। ये कहाँ का नियम है भाई? कौन सा कानून कहता है? कहाँ संविधान में लिखा हुआ है? अगर डीडीए ने वो जमीन खाली करा दी तो क्या दिक्कत है? उसमें परेशानी होनी चाहिए किसी को? पर ऐसे तो फिर सभी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, सरकारी जमीनों पर। फिर तो सरकार नहीं है, कानून नहीं है, संविधान नहीं है। यही तो किया था आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, और उनसे पहले वो सरकार रही दिल्ली में, इसी तरह की सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाया। अगर वो 50 घर की ये बात कर रहे हैं आज कि उन पर बुलडोजर चला है, वो बता दूं मैं आपको, डीडीए की 3 बीघा जमीन थी जहां पर लोग पार्किंग चला रहे थे, नर्सरी चला रहे थे, वहीं रहे थे बस के। और वो भी कोर्ट के आदेश के बाद, जो कोर्ट का पहले स्टे लगा हुआ था, स्टे हटाया गया, हटा पहले करके डूमा से, उसके बाद डीडीए ने अपने अधिकारियों के साथ वहां जाकर कार्रवाई की है। इसमें क्या गलत किया है भाई? बड़ा गलत लग गया। आपने क्या किया? आपने तो 50,000 जो फ्लैट खड़े हुए थे नरेला में, वो खंडेर बना दिए, उसमें भी सरकारी पैसा ही लगा हुआ था, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए आपने। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? 11 साल आपने राज किया, क्या वो जो फ्लैट थे वो गरीबों को दे दिए जाए? यहाँ आके चचा बतौने वाली बातें करने बैठ जाते हो, झूठ बोलना सीख जाते हो, फिर कहेंगे सीजेपी पे आ जाएंगे। सीजेपी प्रोटेस्ट में लिखित में दिया था बीजेपी ने कि भाई किसी पे कार्रवाई नहीं होगी स्टूडेंट पे। हाँ, नहीं होगी स्टूडेंट पे भाई, लेकिन जो 2800 से ज्यादा गुंडे आपके द्वारा जो भेजे गए, दिल्ली पुलिस ने जिनको चिन्हित किया, जिन पर बड़े बड़े संदिग्ध अपराध हैं, उन पर कार्रवाई होगी। उनको नहीं रोक सकते आप, क्योंकि वो आप ही के गुंडे थे, आप ही ने भेजे थे वहां पर अराजकता फैलाने के लिए, गालियां देने के लिए प्रधानमंत्री को। उनको नहीं छोड़ा जाएगा जो अपराधी हैं।
जिन पर संदिग्ध आरोप लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी पर मर्डर का आरोप है, किसी पर स्नैचिंग का आरोप है, 2800 से ज्यादा ऐसे अपराध। ठीक है, कोई बात नहीं अवधेश जी, ठीक है, आज उस चीज पर हम नहीं जा रहे, मैंने उनको भी रोका है। आज मुद्दा उठाया तो उसका जवाब दिया मैंने। नहीं, जब वो सवाल उठा रहे थे तब भी मैंने उन्हें रोका। अब उस चीज पर ना जाकर ओजोन के मुद्दे पर जो सवाल उठ रहा है सर उस पर प्लीज जवाब दीजिए। बात मैं बता दूं एक बात मैं जरूर बता दूं, दिल्ली की भाजपा सरकार पूरी तरह से दिल्ली वासियों को सुरक्षा सुविधा देने के लिए काम कर रही है। और झुग्गी वासी जो है, जो हमारा वादा था, मैंने शुरू में भी बताया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जो वायदा था उसके तहत हमने मकान दिए हैं। पॉइंट यहाँ पर अवधेश जी ये है कि वो कह रहे हैं कि हम भरोसा नहीं मानते हैं। आज आप लोग कह रहे हैं लेकिन कल बुलडोजर पहुंच जाएगा और कार्रवाई हो जाएगी, उसका क्या? देखिए, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का स्पष्ट कहना है, जो भी यमुना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत जो 94 कॉलोनी है, पुराने मकान बने हुए हैं, उनमें किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और यही बात कपिल मिश्रा जी ने सदन पटल पे कहा है। ठीक है, अब ये मानेंगे नहीं, खुद झूठे हैं, खुद फर्जी हैं, खुद भ्रष्टाचारी हैं। जब एश्योरेंस दे दिया गया कि 94 कॉलोनियों को कुछ नहीं होगा, तो फिर उसके बाद क्यों इस पर इतने आरोप लग रहे हैं, क्यों उस पर इतना मुद्दा बनाया जा रहा है? दीपिका जी, कल को भगवान ना करे आपका जी ग्रुप आपको आपके एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन का नोटिस दे देता है आपको, उसके बाद आपके एडिटर बोलते हैं कि चीफ एडिटर बोलते हैं, कंपनी के सीईओ बोलते हैं कि नहीं दीपिका जी चिंता मत करिए, आपकी टर्मिनेशन रोक दी जाएगी, हम कर देंगे। आप मान लेंगे? फैक्ट होता है दीपिका जी। आप अगर पेपर पे मैं आप पर जा रही हूँ व्यक्तिगत, और आपको भी व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, ये आपका अधिकार है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपकी क्या सोच है। दीपिका जी, अगर एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ परिपेक्ष में दे रहे हैं, खैर अच्छा मैं अपना इस चीज पर नहीं जाना चाहूंगी। नहीं कोई बात नहीं, आपकी सोच समझ है सर कि आप किस तरह के एग्जाम्पल पोर्ट्रे कर रहे हैं टीवी पर। कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए और इसको थोड़ा सा इस तरह से, इस लहजे में समझाइएगा कि जनता भी सुन पाए और समझ पाए। एक सेकंड दीपिका जी, मैंने बहुत सरल किया था, एक काम करते हैं, अगर आपको बुरा लगा मैं माफी चाहूंगा, मैं अपना नाम लेता हूँ, मैं अपना नाम ले लेता हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे टर्मिनेशन का नोटिस दे दिया। अगले दिन जो टीम मीटिंग है उसमें मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे कह दिया कि नहीं वैभव चिंता मत करो, मैं तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट देख लूंगा, मैं विश्वास कर लूंगा। क्या मैं बहुत सरलता से बोल रहा हूँ। द पॉइंट इज दीपिका जी, मैं आपको आपके थ्रू जनता को बता रहा हूँ, अनपढ़ों पार्टी को नहीं बता रहा हूँ। आप जब तक लीगल प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कौन हमारी बात छोड़िए, हम तो विपक्ष, हम तो जनता को की आवाज उठाते हैं, आपको आईना दिखाते हैं, सदन में भी दिखाते हैं, सदन के बाहर भी दिखाते हैं। कौन आपकी बात पे विश्वास करेगा? एक सेकंड, इस आदमी का फिल्टेप शुरू हो गया। अरे एक सेकंड सुनिए, मैं आऊंगी आपके पास, काउंटर लूंगी, मैं काउंटर लूंगी जरूर। ठीक है, आ रहा हूँ। अपना बीपी नहीं हाई करिए, अपना बीपी नहीं हाई करिए। वैसे भी आपके हॉस्पिटल्स में दवा नहीं मिल रही है, इलाज नहीं करा पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट इस डिबेट के लिए, एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट मैं दीपिका जी आपके थ्रू रखना चाहूंगा कि ये जितनी कॉलोनियां थी, मिलन विहार, जगतपुर, बुराड़ी के कुछ पार्ट, बदरपुर, ओखला, करावल नगर, ये सब जो एरिया थे, ये सब ब्रॉडली जो कॉलोनियां थी, ये स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड थी। 2026 का जब यह एक्ट लीगल ओनरशिप की बात हुई, इन सारी कॉलोनियों को हटा दिया गया उसमें से। कोर्ट ने पूछा सरकार से, जब सरकार ये जो ओजोन वाला मसला चल रहा था कोर्ट में, तो वहां पे कोर्ट ने सरकार से पूछा क्या ये कॉलोनी स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में आती हैं, क्या इन कॉलोनियों को भी रखना चाहिए? सरकार वहां से साफ मुंह करके शांत होकर चुप रही, कुछ बोली नहीं। अगर हम, इसलिए मैं बोलता हूं, हमारा प्रश्न है सरकार से, अगर आपकी मंशा साफ थी तो आपको कोर्ट के साथ, देखिए कोर्ट तो वो फैसला देगी जब सरकार जहां पे पक्ष रखेगी। अगर आप सरकार पक्ष ही नहीं रखेगी, उन लोगों की पीड़ा, उन 15 लाख लोगों की पीड़ा ही नहीं अगर रखेगी, तो कोर्ट उसी तरह से फैसला देगी। कोर्ट के सामने जो आप दस्तावेज रखेंगे, जो आप जैसे प्रेजेंट करेंगे, उस हिसाब से फैसला आएगा। माय पॉइंट इज दीपिका जी कि आपने, सरकार ने, पहली बात तो पक्ष नहीं, अब बार ये सदन से बोल रहे नहीं मकान नहीं टूटेगा। मैंने चैलेंज करके बोल दिया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं कल से डिबेट में नहीं आऊंगा। मैं 50 डॉक्यूमेंट आपको दे सकता हूँ। पुराने 30 साल से रहने वाले लोगों के घर तोड़े गए हैं रिनोवेशन और मेंटेनेंस के नाम पे। मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि अगर आप अपनी बात से अटके, हम भी रेखा गुप्ता जी के लिए ताली बजाएंगे, मैं खुद ताली बजाऊंगा रेखा गुप्ता जी के लिए, अगर रेखा गुप्ता जी या कपिल मिश्रा जी आके ये बात लीगली डॉक्यूमेंट के तहत बोलें, क्योंकि कोर्ट में या कहीं भी लीगली डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होता है। आप एक संशोधन ले आइए, आप अध्यादेश ले आइए, कानून ले आइए कि हम इन सारी कॉलोनीज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके क्योंकि आपके बोलने का कोर्ट का आदेश है, आपके बोलने का ढेला भर फर्क नहीं पड़ता। जैसे मोदी जी के बोलने का ढेला भर फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिया, तो इसलिए आपके बोलने का ढेला भर फर्क नहीं पड़ता। जी, तब तो कोई सवाल और जवाब नहीं होंगे, बस इस पर जवाब दीजिएगा। हम वही मांग रहे हैं ना, हम लीगली कह रहे हैं दीपिका जी, आप रिटर्न एक कानून ले। जब सरकार आश्वस्त है अवधेश जी, तो लीगली आप लोग प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए। देखिए, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम आम आदमी पार्टी के जैसे भैरव जी बता रहे हैं, ये कह रहे हैं बार बार के झूठे हैं, बात नहीं कर रहे। अरे भाई, झूठे आप थे, भ्रष्टाचारी आप रहे, दिल्ली की जनता ने आपको अस्वीकार किया, पंजाब से भी। अरे आपसे दीपिका जी ने एक सवाल पूछा है, लीगली डॉक्यूमेंट लाएंगे? लीगली डॉक्यूमेंट लाएंगे? कानून लेके आएंगे? कानून लेके आएंगे? मतदार नहीं है केजरीवाल की तरह। मैं कह रहा हूँ कानून लेके आएंगे, कानून लेके आएंगे, कानून लेके आएंगे। ऊंचा सुनते हैं क्या? मैं बोल रहा हूँ कानून लेके आएंगे। और जो गरीब है उनको भी और मकान देने का काम दिल्ली भाजपा सरकार कर रही है। 3 लाख से ज्यादा। एक सवाल पूछा, घुमाए जा रहे हैं, क्या आप उसके लिए कानून लेके आएंगे उन सभी लोगों के हकों को महफूज रखने के लिए? उन लोगों के हकों को महफूज, उनकी संपत्ति को महफूज रखने के लिए कानून लेके आएंगे? माननीय मुख्यमंत्री, हिंदी भी नहीं समझ में आती आपको? मैं साफ हिंदी में पूछ रहा हूँ, अंग्रेजी में पूछूं? अंग्रेजी में पूछूं? Do you really want to bring any kind of law or any legally document? उसका जवाब आपको मिलेगा नहीं, दूसरे प्रवक्ता को समय मिलेगा नहीं बोलने का। आदेश जी, सवाल आप थैंक यू दीपिका जी, आप भी समझ गए। नहीं, आप भी समझ गई, थैंक यू। अब जो सवाल आदेश जी आप उठा रहे हैं, मैं अवधेश जी मैं आऊंगी आपके पास में, ठीक है। अब आदेश जी, आज आप सवाल उठा रहे हैं कि जो ओजोन में बनी कॉलोनियां हैं वहां पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर से वहां पर एक्शन हो रहा है, लेकिन अभी राय तपन जी की बात को अगर आपने गौर से सुना होगा तो उन्होंने एक सवाल उठाया था इसी डिबेट में कि ऐसा नहीं है कि ये 1-2 दिन की बसी हुई कॉलोनियां हैं। जो कॉलोनी बसी हुई है मुख्यतः, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को भी देखा जाए तो बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं कि बहुत पुरानी कॉलोनियां हैं, तो यकीनन आप ही सत्ता में रहे हैं, तो बसाने का जो हम ये कह सकते हैं जो मकान की नींव रखी गई वो तो आपके कार्यकाल में रखी गई। गलत काम तो तब हुआ, आज गिराने की बात आ रही है तो उस पर भी हम कहेंगे कि गलत है, लेकिन शुरुआत तो आप ही के कार्यकाल से गलत हुई ना। फिर दीपिका जी, जब भारत आजाद हुआ था मात्र 35 करोड़ का था और दिल्ली की बहुत थोड़ी सी आबादी थी, जिसको हम बाउंड्री वाल की दिल्ली बोलते हैं उसको दिल्ली बोलते थे। जिस बुराड़ी में मैं बैठा हूँ इसको दिल्ली नहीं बोलते थे, हम आज भी कहते हैं। जब घर से चलते हैं तो यही कहते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं। तो इस तरह का विजन था, इस तरह का वो था। लेकिन 35 करोड़ के आबादी के देश की आबादी 140 करोड़ हुई। 35 करोड़ लोगों को ना खाने के लिए अन्न मिलता था, ना तन ढकने के लिए कपड़ा होता था, ना सर छुपाने के लिए छत होती थी। तपन भारती जी ने तो नजदीक से देखा होगा इस दौर को, दिल्ली को बढ़ते हुए भी देखा है। लेकिन मैंने वही आपको कहा कि समय समय पे टाउन प्लानिंग के थ्रू ये हम प्लानिंग करते हैं। जब 1998 से 2004 तक वाजपेयी साहब की सरकार थी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, तो वाजपेयी साहब की सरकार में पूरी दिल्ली में इंडस्ट्रियों को सील किया जा रहा था। तो ये तो सच है कि वो गलत तरीके से बनी हुई थी, घर घर में लोगों ने इंडस्ट्री लगा ली थी। लेकिन हमारी जब सरकार आई तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सरकार के पास, जो वाजपेयी साहब के समय में और जब यहाँ साहिब सिंह वर्मा जी और ये मुख्यमंत्री थे तो बराबर सीलिंग होती थी। लेकिन हम सरकार में आए, हमने ऑर्डिनेंस लेके आए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में बातचीत की, कुछ समय के लिए कोर्ट से रिलैक्सेशन लिया और दिल्ली के अंदर जहां पे 70% से ज्यादा फैक्ट्रियां थी उनको वहीं पे रेगुलाइज किया, इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर किया और नरेला जैसा, बवाना जैसा इंडस्ट्रियल एरिया बना के दिया और पूरी तरह से इंडस्ट्रियों को चालू किया। तो लोगों के काम को छीनना और बंद करना नहीं होता है, लोगों के घरों को किया जाएगा। दिल्ली के अंदर
2004 मतलब की आप बात कहना है। चाह रहे हैं कि तब आपका बात कंस्ट्रक्टिव विजन था और सरकार जो अब रास्ता अपना रही है वो डिस्ट्रक्टिव विजन है। ठीक है, मेरे पास समय कम है सर, इसलिए मुझे फाइनल कमेंट लेना होगा। रायतापन जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट दे दीजिएगा प्लीज। देखिए, एक तो दिल्ली में जो जनता की जो बाढ़ है ना, फ्लो बाहर से आने का, ये सिलसिला डिस्करेज करना होगा। आपको आसपास के शहर बसाने होंगे कि दिल्ली पर लोड कम हो, तभी यमुना के किनारे भी लोड घटेगा। उसमें यूपी सरकार की, हरियाणा सरकार की भी मदद की दरकार है। ये बड़े लेवल पर काम करने की जरूरत है, तभी जाकर जो यमुना के किनारे बस गए, इनका घर आप हटा दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इनको बसाइए, इनको जगह दीजिए। जगह कहाँ है? यूपी में काफी जगह है, हरियाणा में काफी जगह है। ये विकल्प का रास्ता देना पड़ेगा, चुप्पी साध लेने से नहीं बैठेगा। और यहाँ तो हर बात में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि एक विकल्प और इस मुद्दे पर राजनीति से परे उठकर अगर सभी दल एकजुट होकर एक कंस्ट्रक्टिव विजन पर काम करें, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर काम करें तो यहाँ पर स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी हो सकती है।